तो बेटा जो डाउट्स हैं अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही कारण है कि डाउट सेशन भी 2 दिन चला रहा हूं। सबसे पहले डाउट है, पहले मैं शॉर्ट एग्जाम्पल वाले डाउट्स ले रहा हूं, फिर हम पहुंचेंगे कंसेप्चुअल और एमसीक्यू के डाउट्स की तरफ। तो मेरे बेटा पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर सॉल्व में से क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझना, कोई भी काम निपटाने के लिए नहीं करना है। मैंने क्या कहा, डाउट सेशन 2 दिन चले 3 दिन चले, क्या दिक्कत है? वीडियो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका है एक ऑलरेडी पढ़ने के लिए, बैच खत्म होते ही वो पढ़ाई हो जाएगी। बड़े गौर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं 60 जूल को एक नई यूनिट में बदलिए, नए सिस्टम में बदलिए। सॉल्व का है ये शीट नंबर 1, सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 2। एक नए सिस्टम में बदल दिए जिसमें मास की नई यूनिट, जैसे मैं M2 कह देता हूं, वो है 100 ग्राम। लेंथ की नई यूनिट जैसे मैं L2 कह रहा हूं 100 सेंटीमीटर। और टाइम की नई यूनिट 1 मिनट है। ये नई यूनिट है, टाइम की न्यू यूनिट, लेंथ की न्यू यूनिट, मास की न्यू यूनिट। तो 60 जूल पर मिनट नई यूनिट में क्या होगा? एक बात बताओ, प्रेजेंट यूनिट क्या है? मास की प्रेजेंट यूनिट क्या है? तो जवाब है किलोग्राम। भाई पहले इसे जरा एसआई सिस्टम में बदल दो। 60 जूल, मैंने आपको कई बार पहले की वीडियोस में भी और लाइव में भी बताया हुआ है, जूल एक शॉर्ट नेम है। असली यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ml स्क्वायर t-2। तो जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मिनट। मैंने ये अभी कुछ नहीं किया, ये जो उन्होंने दिया हुआ है मैंने लिख दिया। उन्होंने दिया हुआ है कि क्वांटिटी है 60 जूल पर मिनट। मैं जानता हूं जूल एक शॉर्ट नेम है, जूल का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मिनट, मिनट का मतलब है 60 सेकंड्स। मैंने इसे दी गई क्वांटिटी को एसआई में बदल दिया, तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये है प्रेजेंट क्वांटिटी। ये तब है मेरी क्वांटिटी, इसको बदल दिया है एसआई में। ये तब है क्वांटिटी जब लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम, टाइम की यूनिट है सेकंड। अब हमने नया सिस्टम में चले गए। देख बेटा, डाउट सेशन का मतलब होता है कि पुराना सब पढ़ चुके हो और तैयार है। जिस बच्चे ने पुराना पढ़ रखा है, इस तरह के न्यूमेरिकल कर रखे हैं, उसे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, हिट दे रखे हैं। दिक्कत उन बच्चों को होती है जिन्होंने पुराना तो तैयार कर नहीं रखा और सीधे कह रहे हैं डाउट सेशन में हम बैठेंगे, तो उनको नहीं समझ में आता। तो ध्यान से, जिस बच्चे ने पहले का कर रखा है उसे सब समझ में आएगा। तो मुझे इसे बदल के लाना है नई यूनिट के अंदर। तो पहले ये बताओ, पुरानी यूनिट क्या थी? पुरानी यूनिट मास की थी किलोग्राम। पुरानी यूनिट लेंथ की, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा नई यूनिट में। कई बच्चे कहेंगे दिया तो ये है, अरे इसको कन्वर्ट करके पहले मैंने एसआई में बदल दिया। तो इस सिस्टम में मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर। इन्हें मैं 1 लगा रहा हूं। पुरानी यूनिट में 1 लगा हुआ है, नई यूनिट में 2। और टाइम की पुरानी यूनिट है सेकंड। और पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। एक बात देखो, N1U1, मैं फॉर्मूला पहले ही बता दूं कौन सा लगाऊंगा। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा N1U1 = N2U2 वाला फॉर्मूला। समझ में आ गया? N1U1 = N2U2। अब इसके बाद मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। तो एक बार जरा बोल करके बताओ, माइक खोलो, पता तो चल जाए कि यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया। मुझे बताओ बेटा, मास की नई यूनिट क्या है? देख करके ही बताओ, मास की न्यू यूनिट बोलो बेटा। 100 ग्राम। 100 ग्राम। लेंथ की न्यू यूनिट 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर।
टाइम की न्यू यूनिट 1 मिनट। 1 मिनट। पुरानी यूनिट क्या थी? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अब ध्यान से सुनना, मन लगा करके ध्यान से सुनना, समझना। ये है N1 जिसकी वैल्यू है 1, U1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। N1 पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 पुरानी यूनिट। अब आएगा N2 जो निकालना है। U2 क्या रखूं? U2 का कैसे पता चलेगा? तो इसे देख के पता चलेगा यूनिट। भाई डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेफ्ट और राइट में सेम ही होगा। पुरानी लिखी हुई थी मास की किलोग्राम, नई मास की यूनिट है 100 ग्राम, तो किलोग्राम की जगह लिख देंगे 100 ग्राम। फिर है मीटर का स्क्वायर, पुरानी यूनिट का स्क्वायर, नई यूनिट है 100 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर यहां पर लिखा हुआ है सेकंड -3। अब सेकंड तो पुरानी यूनिट थी, नई यूनिट है मिनट, तो यहां लिखेंगे मिनट -3। ये डिनोमिनेटर में नहीं है, बोर्ड छोटा पड़ गया तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये थी N1, ये था U1। N2 निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू। U2 आप इसे देख करके यहां यूनिट लिखो, किलोग्राम की जगह लिख दो 100 ग्राम नई यूनिट, मीटर की जगह लिख दो 100 सेंटीमीटर नई यूनिट, सेकंड की जगह लिख दो मिनट नई यूनिट। पावर्स जो लेफ्ट में है वही राइट में रहेंगी। जैसे मास की वो मीटर की पावर 2 है तो 100 सेंटीमीटर की पावर 2 ही देनी है, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन 2 है तो लेंथ की डायमेंशन 2 ही रहेगी। सेकंड की डायमेंशन -3 है, डायमेंशन का मतलब होता है पावर, -3 है तो यहाँ भी लेंथ वो टाइम की जो यूनिट है उसकी पावर -3 रहेगी। तो N2 किसके बराबर आ गया? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिनट की पावर -3। ये सारा में नीचे ले गया, दोबारा जरूर करना ही नहीं। तो 1, अब किलोग्राम से ग्राम कैसे काटे? तो किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख लो, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 से 100 कट गया, बच गया 10। मीटर से सेंटीमीटर कैसे काटे? तो मीटर को लिख दो 100 सेंटीमीटर। अब न्यूमरेटर भी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो पूरा ही कट गया, रह गया 1। अब सेकंड कैसे काटे? तो या तो सेकंड को मिनट में बदल दो या मिनट को सेकंड में बदल दो। तो मैं मिनट की जगह लिख देता हूं 60 सेकंड। अब सेकंड की पावर -3 कट गया, बस रह गया 1/60 की पावर -3। ये 60 बचा रह गया, पावर -3। अब 60 की पावर -3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 60 की पावर 3, और बस इसे सॉल्व करके आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ये आंसर इन्होंने दे रखा है 2.16 इंटू 10 की पावर 6। यही आपका नई यूनिट में आंसर है, न्यू यूनिट। बाकी एक बार दोबारा करना, क्या किया? दी गई क्वांटिटी को पहले SI में बदल दिया, फिर नई यूनिट जो दे रखी थी उन्हें लिख लिया, पुरानी यूनिट जो हमें पता थी वो लिख ली, N1 U1 = N2 U2 फॉर्मूला लगाया। ध्यान ये रखा कि लेफ्ट में यदि मास की पावर 1 है, मास की पावर 1 है तो यहां भी मास की यूनिट की पावर 1 ली। लेंथ की यूनिट की पावर 2 है तो लेंथ की यूनिट की पावर 2 ली। जो भी लेफ्ट में पावर होगी वही राइट में होगी। पावर का मतलब है डायमेंशन, लेफ्ट और राइट में सेम डायमेंशन होगी। सेकंड की पावर -3 है तो यहाँ पे नई यूनिट यानी मिनट की पावर -3 ली। फिर बाकी तो कैलकुलेशन है। तो सेकंड क्वेश्चन डन। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने डाउट सेशन को 2 दिन में किया। यदि मैं सोचता एक ही दिन में करूंगा तो रेस लगानी पड़ती, और मुझे रेस से नफरत है। समझ में ना आए, काम खत्म हो जाए, क्या फायदा। एक बात तो पक्की है, तुम लोगों का यदि मेरे हिसाब से पढ़ते रहे तो इतना जबरदस्त फिजिक्स कर दूंगा कि बस मजा आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि रोज का रोज पढ़ना है।
पेंडिंग नहीं डालना। अगला, अच्छा जिस बच्चे को प्लेलिस्ट चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना। सेकंड के बाद अगला डाउट आया है, वो आसान है, सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं टाइम पीरियड इज गिवन बाय, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला दे रखा है कि रो आर क्यूब अपॉन एस। जहां ये क्या क्या दे रखा है, उन्होंने कहा टी है टाइम पीरियड, रो है डेंसिटी, एस है सरफेस टेंशन और आर है रेडियस। चेक द इक्वेशन। तो चेक करने के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, बस आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। डाउट का मतलब यही है, डायमेंशनल फॉर्मूले पता नहीं थे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड है तो टी, राइट हैंड साइड के कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, अंडर रूट डेंसिटी, डेंसिटी होती है ml-3, रेडियस l, रेडियस का क्यूब l क्यूब, सरफेस टेंशन होता है mt-2। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ भाई ये सही है या गलत है। तो एक बात सुन, l-3 से l+3 कट गई पावर, मास से मास कट गया, डिनोमिनेटर में बचा t-2, न्यूमरेटर में आकर के हो जाएगा t² और अंडर रूट लेकर के आ जाएगा t। तो लेफ्ट हैंड साइड भी t है डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट हैंड साइड भी t है, तो लेफ्ट और राइट सेम है, तो डायमेंशनली करेक्ट, कोई गलती नहीं है। इसके बाद अगला, ये तो कल ही कराया था वो भी 2 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 किसका डाउट है रे? अच्छा बताओ जो कल आए थे, Sn is equal to u plus half 8n-1 को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। करवाया था कल? यस सर। यस सर। एक तरीके से, 2 तरीके से? दो तरीके से। अब पता नहीं, या तो यह है कल किसी की क्लास मिस हो गई, क्योंकि ऐसा तो कोई बच्चा कर नहीं सकता कि जानबूझ करके दे दे। किस बच्चे की डाउट है बेटा, मुझे बता सकते हो नाम? वैसे तो मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है, फिर भी क्या पता उसे समझ में दोबारा भी ना आया हो, तो दोबारा बता दूं। किसने दिया था बेटा 11th, बता सकते हो बेटा? ये बोलते रहो, बात करते रहा करो पढ़ाते समय। वो खो गया बालक, हद हो गई। अभी भी देख 3 तक गिनूंगा, ईमानदारी पहचान जाऊंगा, अभी मैं जाके मोबाइल में देखूंगा, नाम पता चल जाएगा मुझे किसकी थी डाउट। छोड़, मत बता। फिलहाल ये वाला देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में कल की वीडियो में जाना। कल की वीडियो में पहले ही नंबर पे ये न्यूमेरिकल है 2 तरीके से। और फिर भी ना आए परेशान मत होना, कल भी डाउट सेशन है। ये कोई कसम नहीं खा रखी कि दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा भी बता देंगे। अगला डाउट, वाह 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 वाह, फॉर्मूला है P प्लस A/V², लेकिन अब मैं इसे बताऊंगा क्योंकि जिस बच्चे ने पूछा है वो कहेगा ले सर हर एक को यही कह रहे हैं, V-B = RT। तो वो कहेंगे A और B के डायमेंशनल फॉर्मूले बताओ। इतना ना पूछूं किसकी है डाउट ये, क्यों मिलेगा तो है नहीं। अच्छा बोलो बोलो बोलो। ये वाला डाउट सर मेरा था। अच्छा बता रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। इससे पता है फायदा क्या हो गया, अब आपने बता दिया, मुझे ये पता चल गया कि हाँ भाई सच में एक स्टूडेंट है जिसका डाउट है, वो बैठा हुआ है। एक बात सुन, वैसे करवाया हुआ है लेकिन दोबारा बताने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस बच्चा पता होना चाहिए। मेरे बेटा केस 1 मैंने आपको सिखा रखा है, 2 क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होती है जब सेम डायमेंशन हो। जैसे V में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट एक ही डायमेंशन वाले होते हैं,
अलग अलग डायमेंशन वाले नहीं होते। चल एक बार का जवाब दो बेटा, आप ही देना। मुझे बताओ 5 मीटर माइनस 1 मीटर, जल्दी से बोल, जितना जल्दी बोल सके। माइक खोल के रख, 2 मिनट पक्का करवा दूंगा। 5 मीटर माइनस 1 मीटर सर 4 मीटर। 2 kg माइनस 1 kg सर 1 kg। 5 मीटर माइनस 2 kg। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग डायमेंशन है। यस सर। 1 मीटर है, 1 kg है, तो सब्ट्रैक्ट या ऐड वही हो सकते हैं जो सेम डायमेंशन के हो। तो यदि V में से B सब्ट्रैक्ट होता दिख रहा है तो डायमेंशंस ऑफ B इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ V, लेकिन वॉल्यूम का डायमेंशन तो L क्यूब है, तो फिर B का भी L क्यूब है। और पूरा डिटेल में लिखें तो M0 L क्यूब T0। इसी तरह से केस 2, P में A अपॉन V स्क्वायर जुड़ा हुआ है, P में A अपॉन V स्क्वायर ऐड है। अब यदि ये दो क्वांटिटी ऐड हैं तो डायमेंशन इनकी सेम होनी चाहिए, यानी A अपॉन V स्क्वायर का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो प्रेशर का होगा। V स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो A का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला PV स्क्वायर का होगा। लेकिन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml माइनस 1 t माइनस 2। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है l क्यूब, तो वॉल्यूम का स्क्वायर L6। तो ये आ जाएगा ml5 t माइनस 2। मेरे लाल अब बता, आप समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक, अगला डाउट। अब बाकी बालक कैसे सन्नाटे में बैठे हुए हैं? जब पूछूं तो बताते रहा करो यार, इतने दिन में मेरी आदत ना समझे। अगला डाउट, वो सॉल्व में से क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। वो कह रहे हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। यदि सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द लिक्विड, surface tension depends upon mass of the liquid, pressure of the liquid और radius, पावर A, पावर B, पावर C। मेरे बेटा इस तरह के मैंने बहुत न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। फॉर्मूला बताओ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताओ। यदि सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में मास है, प्रेशर है और रेडियस है। शुरुआत कर देता हूं, और जैसे कि आदत है नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगा, क्या इस क्वेश्चन का मालिक बैठा हुआ है? बालको, चल जो भी है नहीं है, मैं हिंट दे दूं इसका। मेरे बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो के, लेकिन इन्होंने दे रखा है के की वैल्यू हाफ है, तो पहले ही उन्होंने कह दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हाफ है। यही अंतर है बाकी न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड है सरफेस टेंशन, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mt-2, यानी m1 L0 t-2। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। हाफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस, मास की पावर A, प्रेशर ml-1 t-2 की पावर B, तो B इसमें भी आएगा, B इसमें भी आएगा, B इसमें भी आएगा। ये सब मल्टीप्लाई है, जगह कम के कारण नीचे लिख रहा हूं। रेडियस है L, वो यहां लिख देता हूं कि पावर C। अब जरा कंपेयर करनी है सारी पावर। 3 इक्वेशन बनेंगी। राइट हैंड साइड में मास की पावर है A और B, यानी A प्लस B, और लेफ्ट में पावर है 1, तो A प्लस B इज इक्वल टू 1। लेंथ की पावर राइट में है C और माइनस B,
यानी सी माइनस बी, और लेफ्ट में लेंथ की डायमेंशन है 0 सेकेंड। टाइम की डायमेंशन है राइट साइड में -2b, और लेफ्ट साइड में टाइम की डायमेंशन है -2। तीसरी इक्वेशन, लेकिन तीसरी इक्वेशन से तो b निकल आया, b की वैल्यू 1, एक आंसर ओरली हो जाएगा। b की वैल्यू फर्स्ट में भी रख दो, सेकंड में भी। यदि b की वैल्यू सेकंड में रखेंगे 1, तो c कितना आ जाएगा 1, क्योंकि b है 1, तो c -1 = 0, तो c is 1। और यहां पर b है 1, तो 1 से 1 कट गया, तो a आ गया 0। तो a है 0, b है 1, c है 1। अब इस फॉर्मूले में पुट आप कर लेना, a को 0, b को 1, c को 1, और आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन कमाल ये रहा, डाउट वाला ना मिला। अगला क्वेश्चन नंबर, अब कंसेप्चुअल में से है। कंसेप्चुअल में पहला डाउट, एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर मैंने क्वेश्चन 30 भी पूछा था सर एग्जाम्पल में। बिल्कुल बता दे रहा हूं, परेशान मत हो, अभी बताता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, किसी का कोई और भी रह गया हो तो बोल दो सॉल्व में से पहले। एक तो 30 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, द डेप्थ x डिपेंड्स अपॉन, ये कह रहे हैं x डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो से निकलते हैं, पढ़ा रखते हैं। तो ये कह रहे हैं एक तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है पावर ए, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैं k लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी को k लिख देता हूं, पावर b। ठीक है बेटा, बस और किसी पर नहीं करता। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल ईटा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ईटा दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी का ई दे रखा है। तो प्रूव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, फॉर्मूला निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, क्या चीज किसे शो कर रही है, बस हल्का सा हिंट चाहिए। x डेप्थ है, डेप्थ का मतलब डिस्टेंस है और एक तरह की लेंथ है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक लेंथ है, पावर 1। राइट हैंड साइड क्या है, ईटा जो है उन्होंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, तो जिस बच्चे ने क्या रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml -1 t -2, एक बार रिवाइज कर लेना। और स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ml -1 t -2। पावर a इसमें भी और इसमें भी, ये तो हो गए ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी ml² t -2 होती है। पावर b, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। अब राइट साइड में मास की पावर a + b, लेफ्ट साइड में मास है ही नहीं, पावर 0। फर्स्ट इक्वेशन, राइट साइड लेंथ की पावर -a + 2b, -a + 2b, लेफ्ट साइड में लेंथ की पावर है 1। सेकेंड इक्वेशन, फिर t की पावर है -2a -2b, t की पावर -2a -2b, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 0, -2a -2b 0। थर्ड इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं कि इन्हें सॉल्व करके a और b निकालना है, तो कोई भी बच्चा इसे सॉल्व करके a और b निकाल लेगा। अब आप पहली दो इक्वेशन से निकाल सकते हो a और b, हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, दोनों को ऐड करो, a और -a कट गया, 3b = 1, तो b आ गया 1/3। अब b आ गया 1/3, तो फर्स्ट में पुट कर दो, b है 1/3, तो a आ जाएगा -1/3। अब यहां पे पुट कर देना a, b को तो 1/3 और a को -1/3,
तो x का प्रोपोर्शनल हो गया e अपॉन ईटा की पावर 1/3। इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव पावर बना लिया और फिर पावर कॉमन ले लिया, तो e अपॉन ईटा की पावर 1/3। ये आपका आंसर है बेटा। 30th वाला समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई सा सॉल्व में से पूछना हो तो धड़ से पूछना लो, पूछो मेरे बाल को, क्योंकि सॉल्व के फिर खत्म हो जाने चाहिए। अब आते हैं कंसेप्चुअल पर। कंसेप्चुअल में और कल तक भी डाउट भेज सकते हो बेटा, और भी, और स्कूल में यदि कोई पूछा हो वो भी भेज सकते हो, अलग बुक से भी भेज सकते हो। कंसेप्चुअल में पहला, डू ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन? क्या बात है, क्या दुनिया में सभी क्वांटिटी की सेम डायमेंशन होती है? तो जवाब है नहीं भाई, अलग अलग डायमेंशन होती थी क्या? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, मास का अलग है, वेलोसिटी का अलग है, एक्सेलरेशन का अलग है। तो पहले पार्ट का आंसर है नो। इफ नो, नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायमेंशनलेस। कोई 3 क्वांटिटी ऐसी बताओ जो डायमेंशनलेस हो। पहली तो एंगल, याद होगा, आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशनलेस। सर इंटीजर्स। सारे इंटीजर नहीं, उन्होंने कहा है हाँ क्वांटिटी होनी चाहिए। इंटीजर जैसे मैंने कहा 5 इज नॉट अ क्वांटिटी, 5 इज अ डिजिट। एंगल इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जिसे मेजर किया जा सके, मेजरमेंट। इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी, अभी शायद कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी डायमेंशनलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यदि याद हो आपको साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आर। तो वो भी डायमेंशनलेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर हैव सेम डायमेंशंस। कमेंट, कमेंट क्या, हमें शो करना है कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का सेम डायमेंशन है। पहले बस ये पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी कहते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को, और प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया को। यदि दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो हम कह देंगे कि ठीक है ये सेम डायमेंशन है। एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2 और वॉल्यूम का L क्यूब। तो सॉल्व करके मैं लिख नहीं रहा, बचेगा क्या, ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। अच्छा फोर्स ml t माइनस 2 और एरिया L स्क्वायर। तो सॉल्व करके आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, यानी कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर सेम डायमेंशनल फॉर्मूले के हैं। ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूले के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो डाउट था ये था 5। 6 है, फॉर्मूला दे रखा है x इक्वल टू 3y z², जहां x कैपेसिटेंस है। बस ये 12th का टॉपिक आ गया, मतलब कैपेसिटेंस डिटेल में 12th में है। इस समय तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, निकलवा दूंगा, ठीक है बेटा। y x हैज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, y है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक, ये सारा बेटा 12th का आ गया, ये कंपटीशन का भी नहीं है, ये 12th का है पोर्शन। इस वाले को अभी आप रहने दो फिलहाल, इसके ऊपर अलग लेक्चर लूंगा जिसमें मैं 12th के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 6th में भी और 8th में भी। 8th में है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है बेटा। तो ये आप रहने दीजिएगा फिलहाल के लिए, छोड़ना कुछ नहीं है। 12th वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन 9th है x इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, I f v स्क्वायर अपॉन WL क्यूब। यहां क्या चीज किसे कह रहे हैं, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F है फोर्स, V है वेलोसिटी, W है वर्क और L है लेंथ।
तो वो कह रहे हैं कि बेटा बताओ x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ml स्क्वायर, फोर्स का mlt-2, वेलोसिटी का lt-1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन ml स्क्वायर t-2 और लेंथ का क्यूब यानी l क्यूब। सिंपलीफाई आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए एक काम करता हूं, कैपेसिटेंस भले ही क्लास 12 का है, थोड़ा सा समझा देता हूं। कैपेसिटेंस आपको हल्का सा समझा देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला मन में ये ना रह जाए कि सर ने आज नहीं बताया। ऐसा है बेटा, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। इसके ऊपर क्लास 12 में एक पूरा चैप्टर है। अब पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता, ये याद रखो, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ा रखा है कि वो W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 1 कूलम को लाने में किया गया वर्क, यानी कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज का रेशियो है और वोल्टेज वर्क और चार्ज का रेशियो है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q/V और V खुद है W/Q, यानी कैपेसिटेंस है Q²/W। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? Q²। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला था AD, यदि आपने याद कर रखा है, समझ रखा है पुरानी वीडियो में काफी पहले। Q = IT और करंट का है A, तो A² T² और वर्क डन का ml² T-2। बस सिंपलीफाई करके कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां से कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना। क्या बताया? एक फॉर्मूला 12th का याद करना पड़ेगा, एक बस ये वाला तो आपका पहले भी करवाया हुआ है मैंने 11th में भी। कैपेसिटेंस है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्ज और वोल्टेज का रेशियो, और वोल्टेज है वर्क और चार्ज का रेशियो। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V, लेकिन V है W/Q, तो Q²/W और Q होता है AT डायमेंशनल फॉर्मूला, और W होता है ml² T-2। बस सिंपलीफाई करना है। तो आज लगभग आधे डाउट हो गए हैं, बचे हुए आधे डाउट बेटा कल करवाऊंगा। अभी आप 45 मिनट्स की वीडियो अभी प्लेलिस्ट में जोड़ी है, तुरंत उसके अभी पढ़ना शुरू करो। वो शीट नंबर 2 की है, एरर्स। और जो भी दिक्कत आए व्हाट्सएप पे ही पूछ लो मेरे से, वैसे आएगी नहीं, बहुत बढ़िया समझा रखा है मैंने उसमें। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर।